हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्सेस, अंतर आणविक बल या वान डर वाल्स बल। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मीन्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन which are exist between molecules of substance, and these are operate between positive area of one molecule and negative area of another molecule। समझे बच्चों कि ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट होते हैं और ये एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एरिया और दूसरे मॉलिक्यूल के निगेटिव एरिया के बीच में ऑपरेट होते हैं। तो समझ गए? तो मैंने यही इसकी डेफिनेशन दी है कि देयर आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एन एरिया ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड एन एरिया ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और सेकेंड मॉलिक्यूल। Means thus the forces of attraction which are exist between molecules of substances। समझ गए बच्चों कि ऐसे आणविक बल या आकर्षण बल जो कि पदार्थ के अणुओं के बीच में पाए जाते हैं, उन आकर्षण बलों को ही हम क्या बोलते हैं? आणविक बल। ये एक अणु के धनावेशित क्षेत्र और दूसरे अणु के ऋणावेशित क्षेत्र के बीच में क्रियाशील होते हैं। यही मैंने लिखा है कि एक अणु के ऋणावेशित क्षेत्र तथा दूसरे अणु के धनावेशित क्षेत्र के मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण ही क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल, अर्थात अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल। जैसे हम एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझें कि ये है H2O, तो आप देख रहे हैं कि ये H2O का कौन सा एरिया है? नेगेटिव चार्ज वाला, और ये कौन सा एरिया है? पॉजिटिव चार्ज वाला। फिर यहाँ पर नेगेटिव एरिया है, यहाँ पॉजिटिव एरिया। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में इस तरह के ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इधर का होगा ये वाला कि ये एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज वाला एरिया है। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ गए होंगे? तो आप इसे पहले नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है और वो है डाइपोल फोर्सेस, या इसी को बोलते हैं कीसोन फोर्सेस या कीसोन फोर्स या ओरिएंटेशन इफेक्ट। कीसोन फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कीसोन ने इसकी स्टडी की है डिटेल में। ओरिएंटेशन इफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तभी ऑपरेट होता है जब मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हो कि उनके नेगेटिव और पॉजिटिव जो एरियाज वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो। समझ गए ना? इसीलिए ये ओरिएंटेशन इफेक्ट है। तो समझ गए बच्चों? द्विध्रुव ठीक है बल कहलाता है, कीसोन बल कहलाता है, या अभिविन्यास। अभिविन्यास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब अणु बहुत अच्छे से अभिविन्यासित होते हैं तब उनके बीच में ये ऑपरेट होता है। अब आता है कि डाइपोल जो फोर्सेस है वो क्या है? तो देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। समझ गए बच्चों कि ऐसे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये ऑपरेट होता है, अर्थात जिनके स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण पाए जाते हैं उनके बीच में मिलता है। तो समझ गए बच्चों कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलते हैं तो उनको बोलते हैं डाइपोल फोर्सेस। ये इसमें क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहते हैं। समझ गए बच्चों कि इसमें एक अणु का धनावेशित क्षेत्र जो कि आंशिक रूप से धनावेशित है और दूसरे अणु का आंशिक ऋणावेशित क्षेत्र, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही लिखा है कि दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैविंग परमानेंट डाइपोल, जिनमें परमानेंट डाइपोल होता है,
डाइपोल समझ गए ना, जिसमें प्लस माइनस टर्मिनल्स में हो। इन दीज फोर्सेस द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों, ऐसा आकर्षण बल जो स्थायी द्विध्रुवीय अणुओं के मध्य लगता है, इनमें एक अणु का आंशिक धनावेशित सिरा दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित सिरे की ओर आकर्षित होता है, जैसे HCl, HBr, SO2, अमोनिया। अभी मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो मैं इसको एक डायग्राम से समझा देता हूं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये पूछता है कि इनमें से किसमें डाइपोल अट्रैक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मिलता है उनमें डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो वो इस तरह से समझा रहे हैं कि इस तरह से मान लिया जाए कि एक मॉलिक्यूल ये समझ गए ना, हम HCl का ले लें, ये है HCl, ये इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ इस टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ माइनस। मान लिया जाए कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होने से दूसरा HCl मॉलिक्यूल इस तरह से आ जाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और इस तरह से ले लें। हालांकि ये बहुत ही कम डिस्टेंस में ऑपरेट होते हैं, लगभग 500 पिकोमीटर तक ही सिग्निफिकेंट होते हैं, इससे ज़्यादा डिस्टेंस में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम कहें कि इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्सेस है, या हम इस तरह से ऐसे, तो यही क्या है, डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए बच्चों कि ये इस तरह से ये HCl, ये यहाँ पर क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, और ये इनका पार्शियल चार्ज है। तो इस पार्शियल चार्ज के कारण ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है डाइपोलर मॉलिक्यूल के बीच में, और इन्हीं डाइपोलर मॉलिक्यूल को ही इनके इसी अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये एक डाइपोलर, ठीक है, मॉलिक्यूल है। डाइपोलर का मतलब समझ गए, डाई मतलब दो और पोलर मतलब टर्मिनल्स में चार पोल्स हो प्लस माइनस के। तो इस तरह से ये फोर्स कहलाएगा कौन सा, डाइपोल अट्रैक्शन। अब इसमें जो इंटरैक्शन एनर्जी है वो किस तरह डिपेंड करती है, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं कंपटीशन में वो ये पूछे गए हैं कि जो इन फोर्सेस की डाइपोल फोर्सेस है, इनकी इंटरैक्शन एनर्जी का क्या रिलेशन है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के साथ। तो ये जो डिस्टेंस है इससे लेके इस तक की ये डिस्टेंस है r, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी। तो इंटरैक्शन एनर्जी दो अलग अलग स्टेट में बताई गई है। एक है स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, मतलब सॉलिड स्टेट में, जब ये ठोस अवस्था में है, अर्थात जो सब्सटेंस है वो ठोस अवस्था में हो, सॉलिड स्टेट में हो, तब उस समय जो इंटरैक्शन एनर्जी है, ये नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r की पावर 3। इसका मतलब है कि जरा सी r की वैल्यू चेंज कर दें तो इंटरैक्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये जो फोर्सेस हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ऑपरेट होते हैं, लगभग 500 पिकोमीटर। इससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो गई मॉलिक्यूल्स के बीच की तो ये एनर्जी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी और ना ही अट्रैक्शन का कोई इंपॉर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस रह जाएगा। अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अर्थात वो क्या हो रहे हो, लिक्विड स्टेट में हो, द्रव अवस्था में हो, समझ गए बच्चों, लिक्विड स्टेट में कब की है ये, जब कि लिक्विड स्टेट में, तब उस समय यही इंटरैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, ठीक है, r की पावर 6। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, जब ये सॉलिड स्टेट में है तो r की पावर 3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब ये लिक्विड स्टेट में है तो r की पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरैक्शन एनर्जी इन डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ तक बात नोट कर ली होगी। तो आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और कहाँ तक इंटरैक्शन एनर्जी होती है, किस तरह डिपेंड करती है और कहाँ तक ये ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए होगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप में जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो इनमें से है ये है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। तो देखो ये जो
अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये किसी की इंडक्शन के कारण, समझ गए ना, ऑपरेट होता है, इसीलिए इसे बोला गया है इंडक्शन इफेक्ट। इसकी स्टडी की थी डिवाई ने, इसीलिए इसे बोला गया है डिवाई फोर्सेस। तो ये क्या है, तो इस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनके बीच में ऑपरेट होता है, उसको बोलते हैं क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है और उसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी सिमेट्री को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और इस तरह से उसको क्या कर देता है, पोलराइज्ड कर देता है। और फिर जब वो पोलराइज्ड हो जाता है तो परमानेंट डाइपोलर जो पोलर मॉलिक्यूल है और जो इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में एक अट्रैक्शन जो है ऑपरेट हो जाता है, और उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझ गए बच्चों कि दिस टाइप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल व्हिच हैज परमानेंट डाइपोल, समझ गए ना, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अपना परमानेंट डाइपोल हो, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका अपना कोई डाइपोल मोमेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं ये whose इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज सिमेट्रिकल। तो जो नॉन पोलर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो सिमेट्रिकल थी। अब होता क्या है, द पोलर मॉलिक्यूल में समटाइम पोलराइज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सो in this manner it induced the dipolarity in the non-polar molecule, the interaction between them it is called dipole induced dipole attraction। तो समझ गए ना कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर को भी पोलराइज्ड कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को इस तरह से डिस्प्ले या हम कहें कि उसको इस तरह से शिफ्ट करता है कि वो एक इंडक्शन के कारण पोलराइज्ड हो जाता है और फिर उनके बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो समझ गए बच्चों कि जो आकर्षण बल, जो आणविक आकर्षण बल स्थायी द्विध्रुवी अणु और अध्रुवीय अणु के बीच में दिखता है उसे हम बोलते हैं क्या, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ये एक प्रेरणा के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे प्रेरण प्रभाव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है, मान लिया जाए कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर है, तो ये जब इसके पास आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्टॉर्टेड करता है, सॉरी, डिस्टॉर्टेड करने से इसका क्लाउड जब शिफ्ट हो जाता है एक टर्मिनल में और ये इंड्यूस्ड पोलराइज्ड हो जाता है, फिर इनके प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन आ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अभी हम इनके जैसे एग्जांपल्स देखें, मान लिया जाए कि ये है H2O प्लस आयोडीन, समझ गए ना, H2O प्लस Ne, H2O प्लस Ar, क्लैथरेट्स जो बनते हैं इस तरह से। और भी आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दिखता है जिसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर है, तो ध्यान रखें कि वहां पर ये अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब हम इसे डायग्राम से समझ सकते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, और भी अदर एग्जांपल्स हैं जैसे अमोनिया बेंजीन, H2S बेंजीन, कोई भी ऐसा आपको मिक्सचर दिखता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो समझ लो वहां पर ये फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अब हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये है एक डाइपोलर मॉलिक्यूल जिसका अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब ये जब एक दूसरे के पास आते हैं, लगभग 500 पिकोमीटर, सॉरी 500 पिकोमीटर की डिस्टेंस में लगभग आ जाते हैं या इससे भी कम डिस्टेंस में, तब इनके बीच में एक इंडक्शन लगता है, अर्थात इसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, एक इंड्यूस्ड किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसका क्लाउड इस तरह से जो है डिफॉर्म हो जाता है, मतलब एक टर्मिनल में प्लस आ जाता है तो दूसरे टर्मिनल में क्लाउड रिपेल होकर चला गया, और ये एक इंड्यूस्ड डाइपोलर क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। अब ये इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल है और ये परमानेंट डाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो अब इनके बीच में
ये जो अट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसका प्लस इसका माइनस, और इसी को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो समझ गए बच्चों कि जब कोई ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु के पास आता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र को विकृत कर देता है, और ऐसे में उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ही प्लस माइनस के टर्मिनल्स बन जाते हैं, और फिर इन अपोजिट टर्मिनल्स के बीच में, मतलब एक डाइपोलर मॉलिक्यूल और एक इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल के अपोजिट टर्मिनल्स के बीच में अट्रैक्शन लगने लगेगा। इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यहां तक बात समझ गए? पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इस जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है अट्रैक्शन है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल की जो शक्ति है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा डाइपोलर होगा, जितना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा पोलर मॉलिक्यूल का, ये उतना ज्यादा ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा ही उसको क्या कर देगा? पोलराइज्ड करेगा। तो उतना ही ज्यादा उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इस तरह से डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा पोलर मॉलिक्यूल का, ये फैक्ट उतना ही इफेक्टिव होगा। दूसरा होता है इसी की स्ट्रेंथ जो है वो पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल। जो डाइपोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोलर मॉलिक्यूल है उसमें पोलराइज्ड होने की जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, अर्थात उसकी जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, वो उतना ही ज्यादा ये स्ट्रेंथ आएगी, उतनी ही ज्यादा शक्ति का बनेगी, क्योंकि ज्यादा पोलराइज्ड होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो प्रेरित द्विध्रुव अणु की ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी बच्चों, ये शक्ति उतनी ज्यादा होगी, और ये साइज पर डिपेंड करेगा। ये जितनी बड़ी साइज का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना जल्दी पोलराइज्ड होगा, अर्थात उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से साइज बढ़ने से भी ये फोर्स बढ़ता है। मतलब हीलियम से लेकर अगर हम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन तक जाएं तो हीलियम, ठीक है, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरह से तो हम देखेंगे कि इतनी ही ज्यादा इनमें हीलियम, ठीक है, यहाँ रहेगा हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, इस तरह। तो साइज बढ़ती जाएगी। तो जो इंड्यूस, ठीक है, या हम कहें कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन भी क्या होगा? इसी ऑर्डर में बढ़ेगा। अब इसमें भी आ जाए, इसकी जो इंटरएक्शन एनर्जी है ये वही रिलेशन रखती है जो कि आपने इससे पहले देखा था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में। तो इनकी जो इंटरएक्शन एनर्जी है वो इस तरह से रिलेटेड है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस से। ध्यान रखें कि जो एक्चुअल में, जो इसमें एक्चुअल अट्रैक्शन आता है ये वाला, वो एक्चुअल में इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और डिस्पर्सन फोर्स दोनों के सम के बराबर होता है। इसलिए क्योंकि इसमें आप देखोगे कि मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर था वो भी पोलराइज्ड होता है। तो वो जो नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंडक्शन के कारण एक डिस्पर्सन फोर्स भी लगता है, और इनके बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन तो है ही। तो इन दोनों का सम एक्चुअल में ये होता है इस फोर्स का एक्चुअल अट्रैक्शन, जो कि इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन से कितना ज्यादा है? इतना ज्यादा। समझ गए ना? क्योंकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे जब वो पोलराइज्ड होते हैं और फिर उन नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन आएगा, उनमें भी पोलराइजेशन होगा, उनमें भी अट्रैक्शन होगा, तो वो फोर्स भी वर्क करता है और ये फोर्स भी वर्क करता है। इसलिए एक्चुअल में अट्रैक्शन इन दोनों का सम होगा। तो यहां तक बात समझ गए? आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाता है लंदन फोर्सेस, डिस्पर्सन फोर्सेस। समझ गए बच्चों? लंदन बल या एक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है ये मिलता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में। मतलब दोनों जो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इनिशियली नॉन पोलर होते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, F2, N2, या फिर हम एटम्स में चले जाएं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये अगर लिक्विड स्टेट में आती हैं ये गैसेस या ये जो सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में, तो ध्यान रखें इनके बीच में लंदन फोर्स ही ऑपरेट हो रहा है। ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्ट कि इनकी लिक्विफिकेशन या ये गैसों की लिक्विड स्टेट किस फोर्स के कारण। तो ध्यान रखें अगर एक से एटम है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और फिर भी वो लिक्विड स्टेट में है तो उनमें कौन सा फोर्स वर्क करता है? लंदन फोर्स। ये इंस्टेंटेनियस डाइपोलराइजेशन के कारण होता है।
मतलब होता है कि ये फोर्स कब बनता है, जब क्या हो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो इंस्टेंट टाइम के लिए पोलराइज्ड हो जाते हैं। ये पोलराइजेशन कैसा होता है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो सिमेट्रिकली था वो कुछ समय के लिए डिस्टॉर्टेड हो जाता है और एटम या मॉलिक्यूल ही अपने आप में पोलराइज्ड हो जाता है। और फिर इन पोलर जो कि इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन के कारण पोलराइज्ड हुए हैं ये मॉलिक्यूल्स, फिर इनमें अट्रैक्शन आ जाता है। समझ गए ना? अभी हम डायग्राम से समझते हैं। तो यही लिखा है दीज आर, ठीक है, दीज फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2O2 Cl2। इनमें मिलता है लिक्विड सॉलिड स्टेट ऑफ दीज सब्सटेंसेस ड्यू टू दिस इफेक्ट। ये अगर इनकी लिक्विड या सॉलिड स्टेट मिलती है तो वो इसी इफेक्ट के कारण होती है। इसमें लिखा है व्हेन नॉन पोलर मॉलिक्यूल डेवलप्स मोमेंटरली, ठीक है, डाइपोल ड्यू टू अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए ना? नाउ द forces of attraction between instantaneous dipolarized molecule is called London force। जब इस तरह से उनमें एक अनसिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अब क्या हो गया, एक मोमेंटरली डाइपोल आ गया और फिर इनके बीच में क्या हो जाता है, एक अट्रैक्शन आता है और इसी अट्रैक्शन को बोला गया है लंदन फोर्स, या हम इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्सेस या फोर्स। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा आकर्षण बल जो अध्रुवीय अणुओं के बीच लगता है, जैसे H2O2 N2 Cl2। अगर आपसे पूछा गया है कि इनकी द्रवावस्था कैसे आई है या ठोस अवस्था, तो इसी बल के कारण है। इसमें क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे के चार्ज को या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्टेड कर देते हैं और एक क्षणिक समय के लिए क्या हो जाते हैं, द्विध्रुवीय हो जाते हैं और फिर उनके अपोजिट पोल्स के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और उसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। तो आप समझ गए होंगे, पहले इतना नोट करें। अब देखो बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं, ये है नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनमें एक इंस्टेंटेनियस डाइपोलराइजेशन हुआ, मतलब ये एक दूसरे के पास आए तो इनके बीच जो r डिस्टेंस है लगभग 500 पिकोमीटर की डिस्टेंस में जब ये आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो सिमेट्रिकल थे इस तरह से, अब ये क्या हो गए, डिस्टॉर्टेड हो गए, एक अनबैलेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो एक तरफ न्यूक्लियस हो गया तो एक तरफ क्लाउड हो गया और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोलर स्टेट में आ गया था। इसी मॉलिक्यूल में ही आधा पार्ट पॉजिटिव और आधा पार्ट नेगेटिव हो गया, पार्शियल चार्ज आ गया। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन लगा यही क्या है, लंदन फोर्स। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है Cl2 मॉलिक्यूल, एक Cl2 मॉलिक्यूल ये है लगभग 500 पिकोमीटर। जब डिस्टेंस जो है, ठीक है, इनके बीच की ये जो है r, ये लगभग 500 पिकोमीटर, ये इससे कम हो जाती है तो फिर ये एक प्रकार से पोलराइज्ड हो जाते हैं और इनके बीच में फिर अपोजिट पोल्स के बीच में आप देख रहे हैं फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, इसी को हम क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स। ध्यान रखें कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल और एटम। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा इसका इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा। तो साइज पर डिपेंड, जैसे हीलियम, अगर हम कहें कि हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन तक चलें तो आप देखोगे कि इनकी लिक्विफिकेशन जो है इजी होता जाता है, ठीक है। लंदन फोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जितना बड़ा साइज का उतना ज्यादा लंदन फोर्स लगेगा। और अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो इंटरैक्शन एनर्जी है ये वही रिलेशन है 1/r⁶ माइनस में इंटरैक्शन एनर्जी, इसमें भी अट्रैक्शन है। अगर आपको स्ट्रेंथ पूछी गई हो, देखो इस, ठीक है, एक और आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है लेकिन वो डाइपोल कैटेगरी का है। तो चूंकि मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग से डिटेल में बता चुका हूं तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इन तीनों मॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपसे एक ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है आयन के बीच में, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, फिर डाइपोल अट्रैक्शन, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, और उस सबसे कम कहां होता है, लंदन फोर्स। मतलब सबसे वीकेस्ट है लंदन फोर्स, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। समझिए बच्चों, डाइपोल अट्रैक्शन आपको यहाँ पूरा लिख लेना है, डाइपोल, ठीक है, अट्रैक्शन, उससे कम है उससे ज्यादा है डाइपोल अट्रैक्शन, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उससे ज्यादा आयन, और फिर आगे तो बाकी केमिकल बॉन्ड्स आते हैं। तो इस
तरह से ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो ये थे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, जो कि आपके 3 टाइप्स बताए मैंने। बाकी आयन मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम केवल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप्स थे, मैंने इनकी इंटरनल जो इंटरेक्शन एनर्जी है उसके सारे रिलेशंस बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ऑब्जेक्ट आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।